चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 11 के राजनीतिक सिद्धांत वाले पुस्तक के चैप्टर 6 है। चैप्टर के नाम है नागरिकता परिचय। देखें, हमने अपनी बात नागरिकता की सुप्रसिद्ध परिभाषा से शुरू करेंगे कि नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। और इस अध्याय पर हम यह भी छानबीन करेंगे कि आज नागरिकता का सही अर्थ क्या है। इसके बाद हम उन बहसों व संघर्षों पर भी दृष्टिपात करेंगे जो पूर्ण और समान सदस्यता की व्याख्या और संदर्भ में चल रहे हैं। अगले परिच्छेद में नागरिकता और राष्ट्र के बीच संबंध तथा विभिन्न देशों में स्वीकृति नागरिकता की कसौटी पर चर्चा होगी। उसके बाद नागरिकता के लोकतांत्रिक सिद्धांत का निहितार्थ है कि नागरिकता सार्वभौमिक होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य मान लेना चाहिए और ऐसी हालत में हम तमाम राष्ट्रविहीन लोगों के अस्तित्व की व्याख्या कैसे करेंगे, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस मुद्दे पर बाद के परिच्छेद में विचार किया जाएगा और आखिरकार परिच्छेद में वैश्विक नागरिकता के मुद्दे पर विचार होगा कि क्या इसका अस्तित्व है और क्या यह राष्ट्रीय नागरिकता की जगह ले सकता है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें जो जानकारियां मिलेगी नागरिकता के अर्थ की व्याख्या कर पाएंगे उसके आधार पर। उसके बाद आज जिन क्षेत्रों में इस अर्थ को विस्तार दिया जा रहा है या चुनौती दी जा रही है उसमें से कुछ पर विचार करने में हम समर्थ हो जाएंगे। भूमिका देखें इस चैप्टर का। नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की गई है। समकालीन विश्व और राष्ट्र ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं और इसलिए हम संबंध राष्ट्र के आधार पर अपने को भारतीय, जापानी या जर्मनी मानते हैं और नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा रखता है। किसी राष्ट्र के संपूर्ण सदस्य होने के महत्व तब ठीक समझ में आ जाता है जब हम दुनिया भर में उन हजारों लोगों की स्थिति में के बारे में सोचते हैं जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी और अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें कोई राष्ट्र अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे लोगों को कई राष्ट्रीय अधिकारों को गारंटी नहीं देता कि वे आम लोगों की तरह असुरक्षित हालत में जीवन यापन करते हैं। अब मनपसंद राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता उनके लिए ऐसा लक्ष्य है जिनके लिए वे संघर्ष करने को तैयार हैं। और जैसे कि आज हम मध्य पूर्व के फिलिस्तीनी शरणार्थी के मामले में देख सकते हैं और नागरिकों को प्रदत्त अधिकार के सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों से भिन्न हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने आज उनमें कुछ राजनीतिक अधिकार शामिल किए हैं। उदाहरण स्वरूप मतदान, अभिव्यक्ति या आस्था की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकार और न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने से जुड़े कुछ सामाजिक आर्थिक अधिकार शामिल हैं और अधिकारों और प्रतिष्ठा की समानता नागरिकता के बुनियादी अधिकारों में से एक है। नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन सभी को संघर्ष के बाद हासिल किया गया है। जनता ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को मुखर करने के लिए कुछ प्रारंभिक संघर्ष से शक्तिशाली राष्ट्रतंत्रों के खिलाफ छेड़े थे और अनेक यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए हैं और उनमें से तो कुछ हिंसक भी हुए हैं, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता की मांग औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने के संघर्ष का हिस्सा रही है। और दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की अश्वेत आबादी को सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा। यह संघर्ष 1919 के दशक के आरंभ तक जारी रहा और पूर्ण सदस्य और समान अधिकार पाने का संघर्ष विश्व के कई हिस्सों में आज भी जारी है। और अपने देश में महिला आंदोलन और दलित आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। उनका मकसद है अपनी जरूरतों को ओर ध्यान आकृष्ट कर जनमत बदलना और साथ ही समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करना। नागरिकता सिर्फ राज्य सत्ता और उसके सदस्यों के बीच संबंधों का निरूपण नहीं है, बल्कि उससे अधिक है और यह नागरिकों के आपसी संबंधों के बारे में भी है और इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व शामिल है। इसमें सिर्फ राष्ट्र द्वारा थोपी गई कानूनी बाध्यताएं नहीं, बल्कि समुदाय के सहजीवी ही भागीदारी होने और योगदान देने का नैतिक दायित्व भी शामिल होता है। नागरिकों के देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तरदायी भी न्यासी भी माना जाता है और किसी राजनीतिक अवधारणा को समझने का अच्छा तरीका उन उदाहरणों की पड़ताल करना है जिनमें जाने माने अर्थों पर ऐसे समूहों द्वारा सवालिया निशाना लगाया जा रहा है और
जो महसूस करते हैं कि उनमें उनकी ज़रूरतों और आकांक्षाओं का व्याख्या नहीं की जा सकती। चिंतन मंथन देखें, 17वीं से 20वीं सदी के बीच यूरोप के गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों का अपना शासन कायम किया। उसके बाद 1994 तक दक्षिण अफ्रीका में अपनाई गई नीतियों के बारे में नीचे दिए गए ब्यौरों को पढ़ने के बाद, जैसे श्वेत लोगों को मत देने, चुनाव लड़ने और सरकार को चुनने का अधिकार था, वे संपत्ति खरीदने और देश में कहीं भी आने जाने का स्वतंत्रता उनके पास थी, लेकिन काले लोगों को ऐसे अधिकार नहीं थे और काले और गोरे लोगों के लिए पृथक मोहल्ले और कॉलोनी बसाई गई थी और काले लोगों को अपने पड़ोस की गोरे लोगों की बस्ती में काम करने के लिए पास की जरूरत पड़ती थी और उन्हें गोरों के इलाके में अपने परिवार रखने की अनुमति नहीं थी। अलग अलग रंग के लोगों के लिए विद्यालय भी अलग अलग थे। प्रश्न करिए कि क्या अश्वेत लोगों की दक्षिण अफ्रीका में पूर्ण और समान सदस्यता मिली हुई थी? कारण सहित बताइए। दूसरा है कि ऊपर दिए गया ब्यौरा हमें दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न समूहों के अंदर संबंध के बारे में क्या बताता है। चलिए देखते हैं संपूर्ण और समान सदस्यता के बारे में। अगर आपने कभी भीड़ भरे रेल के डिब्बे या बस में सफर किया है तो आप इस चलन से अवगत होंगे कि वे लोग जो प्रवेश पाने के लिए पहले शायद एक दूसरे से लड़ पड़े थे, अंदर पहुंचते ही दूसरों को बाहर रखने के साझे स्वार्थ में शामिल हो जाते हैं। जल्द ही भीतरी और बाहरी का विभाजन उभर जाता है और बाहरी को खतरे के रूप में देखा जाने लगता है। इसी तरह की प्रक्रिया समय समय पर नगरों, प्रदेशों या कभी कभार तो पूरे राष्ट्र में चलती है। अगर आजीविका, चिकित्सा या शिक्षा जैसी सुविधाएं और जल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हो, तब बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए मांग उठने की संभावना रहती है और भले ही वे सह नागरिक क्यों ना हो। आपको मुंबई वाले लोगों के लिए का नारा शायद याद होगा कि जिससे ऐसी संभावनाएं प्रकट हुई और भारत और विश्व के विभिन्न हिस्से में इस तरह के अनेक संघर्ष होते आए हैं। और इससे यह प्रश्न उठता है कि आखिर संपूर्ण और समान सदस्यता का असली अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह होता है कि नागरिकों को देश में जहां भी चाहे रहने, पढ़ने या काम करने का समान अधिकार अवसर मिलना चाहिए। क्या इसका अर्थ यह है कि सभी अमीर गरीब नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए? इस परिच्छेद में हम पहले इन प्रश्नों के आधार पर नागरिकता का अर्थ खोजेंगे। अपने देश और अन्य अनेक देशों में नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों के एक समान है और उसके बाद गमनागमन की स्वतंत्रता। यह अधिकार कामगारों के लिए विशेष महत्व का है। अनुग्रह क्षेत्र में अवसर उपलब्ध नहीं होने पर कामगार रोजगार की तलाश में प्रवास की ओर प्रवृत्त होते हैं और रोजगार की तलाश में कुछ लोग देश के बाहर भी जाते हैं। हमारे देश के विभिन्न हिस्से में कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए बाजार विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए सूचना तकनीकी और अधिकतर कर्मी इन बंगलोर जैसे शहरों की ओर उमड़ते हैं। केरल के नर्सें पूरे देश में कहीं भी मिल सकती है और शहरों में तेजी से पनपता भवन निर्माण उद्योग के निर्माण हिस्सों के श्रमिकों को आकर्षित करता है और सड़क आदि आधारभूत संरचनाओं को परियोजनाओं में भी यही होता है। और आपने अपने घर या स्कूल के आसपास विभिन्न क्षेत्रों के मजदूरों को भी देखे होंगे। हालांकि अधिक संख्या में रोजगार बाहर के लोगों के हाथ में चले जाने के खिलाफ अक्सर स्थानीय लोगों में प्रतिरोध की भावना पैदा हो जाती है और कुछ नौकरियों या कामों को राज्य के मूल निवासियों या स्थानीय भाषा को जानने वाले लोगों तक सीमित रखने की मांग उठती है। राजनीतिक पार्टियां यह मुद्दा उठाती है और यह प्रतिरोध बाहरी के खिलाफ संगठित हिंसा का भी रूप लेता है और भारत के लगभग सभी क्षेत्र इस तरह के आंदोलनों से गुजर चुके हैं। क्या ऐसे आंदोलन हमेशा न्याय संगत होता है? किसी अन्य देश में स्थानीय लोगों द्वारा भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर हम सब गुस्से से भर उठते हैं। संभव है हम में से कुछ यह भी माने कि कुशल और शिक्षित कामगारों को काम के लिए कहीं भी आने जाने का अधिकार है। राज्य भी इस तरह के कामगारों को आकर्षित करने की अपनी योग्यता पर गर्व कर सकता है, लेकिन अगर किसी क्षेत्र में काम अपर्याप्त हो तो संभव है स्थानीय लोग बाहरी लोगों की प्रतिद्वंद्विता से नाराज हो। तो क्या अनुगमनागमन की आज़ादी में देश के किसी भी हिस्से में काम करने या बसने का अधिकार शामिल है? एक अन्य बात पर हमें विचार करने की जरूरत है कि वह यह कि गरीब प्रवासी और कुशल प्रवासी को लेकर कभी कभी बाहरी प्रतिक्रिया में अंतर होता है और हम अपने इलाकों में आने जाने वाले गरीब प्रवासियों को हमेशा उस तरह स्वागत योग्य नहीं मानते जिस तरह कुशल और दौलतमंद कामगारों को मानते हैं। और इससे प्रश्न उठता है कि क्या गरीब और कुशल
कामगारों को कुशल कामगारों की तरह देश में कहीं भी रहने और काम करने के समान अधिकार है और देश के सभी नागरिकों के पूर्ण और समान सदस्यता से संबंधित ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज हमारे देश में बहस चल रही है। यूँ कभी कभी लोकतांत्रिक समाज में भी विवाद उठ सकते हैं और ऐसे विवादों को निदान कैसे हो। प्रतिवाद करने का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है, बशर्ते वह प्रतिवाद दूसरे लोगों या राज्य के जीवन और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। नागरिक समूह बनाम प्रदर्शन कर, मीडिया का उपयोग कर और राजनीतिक दलों से अपील कर या अदालत में जाकर जनमत और सरकारी नौकरियों को परखने और सब प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र है। अदालतें उस पर निर्णय दे सकती है या समाधान के लिए सरकार से आग्रह कर सकती है। यह भले ही धीमी प्रक्रिया हो, उस पर इससे कई बार निरवधिक सफलताएं संभव है अगर सभी नागरिक को पूर्ण और समान सदस्यता उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश सिद्धांत का अनुपालन निश्चित हो तो किसी समाज में समय समय पर उत्पन्न होने वाली सदस्यता के लिए सर्वमान्य समाधान पर पहुंचना संभव होना चाहिए। लोकतंत्र का यह एक बुनियादी सिद्धांत है कि ऐसे विवादों का समाधान बल प्रयोग के बजाय संधि वार्ता और विचार विमर्श से हो और यह नागरिकता के प्रमुख दायित्वों में से एक है। मार्टिन लूथर किंग के बारे में देखें। 1950 का दशक संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक दक्षिणी राज्यों में काली और गोरी आबादी के बीच बरकरार विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन के उभार का साक्षी है और इस तरह की विषमताएं इन राज्यों द्वारा पृथक्करण कानून के नाम से वंचित ऐसे कानूनों के जरिए पोषित होती है और जिनके काले लोगों को अनेक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाता था और उन कानूनों ने विभिन्न नागरिक सुविधाएं, रेल, बस, रंगशाला, आवास, होटल, रेस्टोरेंट आदि में भी गोरे और काले के लोगों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित रखे गए थे और इन कानूनों के कारण काले और गोरे लोगों के बच्चे स्कूल भी अलग अलग थे उनके लिए। और इन कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर अग्रणी काले नेता थे और उन्होंने इनके खिलाफ अनेक कटाट तर्क दिए और पहला आत्मगौरव और आत्मसम्मान के मामलों में विश्व की हर जाति या वर्ण का मनुष्य बराबर है। और दूसरा, किंग ने कहा कि पृथक्करण राजनीति के चेहरे पर सामाजिक कोड की तरह है क्योंकि यह उन लोगों को गहरे मनोवैज्ञानिक जख्म देता है जो ऐसे कानूनों के शिकार हैं। किंग ने दलील दी कि पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता भी कम करती है और वे इस उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। गोरे समुदाय ने अदालत के दिशा निर्देश कुछ समुदाय उद्योग में काले लोगों को प्रवेश की इजाज़त देने के बजाय उन्हें बंद करने का फैसला किया। और इसी तरह कुछ बेसबॉल टीमें टूट गई क्योंकि अधिकारी काले खिलाड़ियों को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। तीसरी, पृथक्करण कानून लोगों के बीच कृत्रिम सीमाएं खींचते हैं और उन्हें देश के व्यापक हित के लिए एक दूसरे का सहयोग करने से रोकते हैं। और इस कारणों से किंग ने बहस छोड़ी कि उन कानूनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए और उन्होंने पृथक्करण कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रतिरोध का आह्वान किया। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा, हमें अपने रचनात्मक प्रतिरोध को कभी भी शारीरिक हिंसा में ढालकर पतन का शिकार नहीं देना चाहिए। फिर चिंतन मंथन एक है कि नागरिकों के लिए देश भर में गमनागमन की और रोजगार की स्वतंत्रता के पक्ष और विपक्ष के तर्कों की जांच पड़ताल करें। क्या किसी क्षेत्र में लंबे समय से रहने वाले निवासियों को रोजगार और सुविधाओं में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दूसरा है, क्या राज्यों को व्यावसायिक कॉलेज में बाहरी छात्रों के प्रवेश के लिए कोटा निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यहाँ एक है, प्रवासी मजदूरों के बिना भारत के शहरी मध्य वर्ग के जीवन का एक दिन दिया गया है। उसके बाद देखते हैं समान अधिकार।
इस भाग में हम नागरिकता के एक अन्य पहलू की तहकीकात करेंगे। क्या पूर्ण और समान अधिकार का अर्थ यह है कि राज्य सत्ता द्वारा सभी नागरिकों को, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, कुछ बुनियादी अधिकारों और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए? इस मुद्दे पर विचार करने के लिए हम खास वर्ग के लोगों पर नजर डालेंगे, यानी शहरी गरीबों पर। शहरी गरीबों से संबंधित समस्या उन अत्यावश्यक समस्याओं में से एक है जो सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी है और भारत के हर शहर में बहुत बड़ी आबादी झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जे की जमीन पर बसे लोगों की है। यद्यपि ये लोग अपरिहार्य और उपयोगी काम अक्सर कम मजदूरी पर करते हैं, फिर भी शहर की बाकी आबादी उन्हें अवांछनीय मेहमान की तरह दिखते हैं और उन पर शहर के संसाधनों पर बोझ बनाने या अपराध और बराबरी बीमारी फैलाने का आरोप मढ़ा जाता है। अब गंदी बस्तियों की स्थिति अक्सर विभत्स होती है। छोटे छोटे गांवों में कई लोग ठूसे रहते हैं और यहाँ न निजी शौचालय होता है, न जल आपूर्ति और न सफाई। गंदी बस्तियों में जीवन और संपत्ति असुरक्षित होते हैं। झोपड़पट्टियों के निवासी अपने श्रम की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अन्य पेशों के बीच ये फेरीवाले, छोटे व्यापारी और सफाई कर्मी या घरेलू नौकर और नल ठीक करने वाले या मिस्त्री होते हैं। झोपड़पट्टियों में बेत बुनाई या कपड़ा रंगाई, छपाई या सिलाई जैसे छोटे कारोबार भी चलते हैं। झोपड़पट्टियों के निवासियों को सफाई या जलापूर्ति जैसे सुविधाएं मुहैया कराने पर संभवतः कोई भी शहर अपेक्षाकृत कम खर्च करता है। शहरी गरीबी को हालत के प्रति सरकार, स्वयंसेवी संगठन और अन्य एजेंसियां सहित स्वयं झोपड़पट्टियों के निवासियों में भी जागरूकता बढ़ा रही है। और मिसाल के तौर पर जनवरी 2004 में फुटपाथी दुकानदारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई और बड़े शहरों में लाखों फुटपाथियों के दुकान हैं और उन्हें अक्सर पुलिस और नगर प्रशासकों का उत्पीड़न झेलना पड़ा। और इस नीति का मकसद विक्रेताओं को मान्यता और निगम प्रदान करना था ताकि उन्हें सरकारी नियमों के अनुपालन के दायरे में उत्पीड़न से मुक्त कारोबार चलने की शक्ति हासिल हो। झोपड़पट्टियां भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और संगठित हो रही है। उन्होंने कभी कभी आंदोलन में भी दस्तक दी है और उनके लिए वोट देने और बुनियादी राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि मतदाता सूची में दर्ज होने के लिए अस्थायी पत्ते की जरूरत होती है और उसके बाद अधिकृत वस्तु और पट्टी पर रहने वाले के लिए एक पता पेश करना कठिन होता है। और हमारे समाज में हाशिए पर ठेले जा रहे हैं और अन्य इंसानी समूहों ने आदिवासियों और वनवासी शामिल है और ये लोग अपने जीवन यापन के लिए जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। बढ़ती आबादी और जमीन और संसाधनों की कमी के दबाव के कारण उनमें से अनेक की जीवन पद्धति और आजीविका संकट में है और जंगल और तराई क्षेत्र में मौजूद खनिज संसाधनों की खनन करने के इच्छुक उद्यमियों के हितों का दबाव आदिवासी और वनवासी लोगों के जीवन पद्धति और आजीविका पर एक अन्य खतरा है। और पर्यटन उद्योगों की यही कर रहा है और पर्यटन उद्योग भी यही कर रहा है और सरकारें इन सवालों से जूझ रही है और कि देश के विकास को खतरे में डाले बगैर इन लोगों और उनके रहवास की सुरक्षा कैसे करें। यह ऐसी मुद्दा है जो सिर्फ आदिवासी आबादी नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए प्रभाव डालता है और सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने का विचार करना और सुनिश्चित करना किसी सरकार के लिए आसान मामला नहीं होता है। विभिन्न समूह के लोगों को जरूरत और समस्या अलग हो सकती है और एक समूह के अधिकारी दूसरे समूह के अधिकारियों को प्रतिकूल हो सकते हैं। नागरिकों के लिए समान अधिकार का मतलब यह नहीं होता है कि सभी लोगों पर आसान नीतियां लागू दी जा सकती है, क्योंकि विभिन्न समूहों के लोगों की जरूरत भिन्न भिन्न हो सकती है। अगर प्रयोग सिर्फ ऐसी नीति बनाना नहीं है तो जो सभी लोगों पर एक तरह के लागू हो, बल्कि लोगों को अधिक बराबरी पर लाना है, तो नीतियां तैयार करते वक्त लोगों की विभिन्न जरूरतों और दावों का ध्यान रखना होता है। और इस विमर्श से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैश्विक स्थिति, अर्थव्यवस्था और समाज में बदलाव नागरिकों के अर्थ और अधिकारों की नई व्याख्या की मांग करते हैं। नागरिकता से संबंधित औपचारिक कानून प्रस्थान बिंदु पर होते हैं और कानूनों की व्याख्या निरंतर विकसित होते हैं। हालांकि कुछ ऐसी समस्या उठ सकती है जिनका समाधान पाना आसान न हो, फिर भी समान नागरिकता की अवधारणा का यही अर्थ है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करना सरकारी नीतियों का मार्गदर्शन सिद्धांत है।
नागरिकता, समान और अधिकार के बारे में देखें। नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा नहीं, इसका समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्यों में भी घनिष्ठ संबंध है। और इस संबंध का सर्वसम्मत सूत्रीपात अंग्रेजी समाजशास्त्री T.H. मार्शल ने किया था। और अपने पुस्तक नागरिकों और सामाजिक वर्ग में मार्शल ने नागरिकता को किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यता को प्रदान, प्रतिष्ठा और रूप में परिभाषित किया था। और इस प्रतिष्ठा के ग्रहण करने वाले सभी लोग प्रतिष्ठा में अंतर्भूत अधिकारों और कर्तव्यों के मामले में बराबर होते हैं। नागरिकता के मार्शल द्वारा प्रदत्त कुंजी धारण में मूल संकल्पना समानता की है और इसमें दो बातें अंतर्निहित हैं। पहली कि प्रदत्त अधिकार और कर्तव्यों की गुणवत्ता बढ़े, दूसरी कि उन लोगों की संख्या बढ़े जिन्हें वे दिए गए हैं। मार्शल नागरिकता में 3 प्रकार के अधिकारों को शामिल मानते हैं: नागरिकता, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। नागरिक अधिकार व्यक्ति के जीवन, आज़ादी और जायदाद की हिफाजत करते हैं। राजनीतिक अधिकार व्यक्ति की शासन प्रक्रिया में सहभागिता बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। सामाजिक अधिकार व्यक्ति के लिए शिक्षा और रोजगार को सुलभ बनाते हैं। कुल मिलाकर ये अधिकार नागरिक के लिए इज्जत के साथ जीवन वर्षन करना संभव मानते हैं। मार्शल ने सामाजिक वर्ग को असमानता की व्यवस्था के रूप में चिन्हित किया है। नागरिकता वर्ग पदानुक्रम के विभाजक परिणामों का प्रतिकार कर समानता सुनिश्चित करती है और इस प्रकार यह बेहतर, सुबद्ध और समरस समाज को रचना का सुसाध्य बनाता है। उसके बाद नागरिकता, समानता और अधिकार फिर देखें। सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वाले के अधिकारों के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका यानी ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम पर 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाई थी। याचिका ने कार्यस्थल के निकट रहने की वैकल्पिक जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण फुटपाथ पर या झोपड़पट्टियों में रहने का अधिकार का दावा किया गया था। और अगर यहाँ रहने वालों को हटने के लिए मजबूर भी किया गया तो उन्हें आजीविका भी गंवानी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की धारा 21 में जीने के अधिकार की गारंटी दी गई है और जिसमें आजीविका का अधिकार शामिल है। इसलिए अगर फुटपाथ वासियों को बेदखल करना है तो उन्हें आश्रय के अधिकार के तहत पहले वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराना होगा। नागरिकता और राष्ट्र देखें। राष्ट्र राज्य की अवधारणा आधुनिक काल में विकसित हुई है और राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और नागरिकता के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम 1789 के फ्रांसीस के क्रांतिकारियों ने किया था। और राष्ट्र राज्यों का दावा है कि उनकी सीमाएं सिर्फ राज्य क्षेत्र को नहीं बल्कि एक अनोखी संस्कृति और साझा इतिहास को भी परिभाषित करती है। और राष्ट्रीय पहचान को एक झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों से व्यक्त किया जा सकता है। अधिकतर आधुनिक राज्य अपने में विभिन्न धर्मों, भाषा और संस्कृति परंपराओं के लोगों को सम्मिलित करते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक राज्य की राष्ट्रीय पहचान में नागरिकों को ऐसे राजनीतिक पहचान देने की संकल्पना होती है जिसमें राज्य के सभी सदस्य भागीदारी हो सके। लोकतांत्रिक देश आमतौर पर अपनी पहचान इस प्रकार परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि वह यथासंभव समावेशी हो, यानी जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंग के रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देता हो। लेकिन व्यवहार में अधिकतर देश अपनी पहचान को इस तरह परिभाषित करने की ओर अग्रसर है जो कुछ नागरिकों के लिए राष्ट्र के साथ अपनी पहचान कायम करना अन्यों की तुलना में आसान बनाता है। और यह राज्य सत्ता के लिए भी अन्यों की तुलना में कुछ लोगों की नागरिकता देना आसान कर देता है। यह अप्रवासियों का देश होना एक उद्देश्य होने का गौरवान्वित होने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में भी वैसे ही सच है कि जैसे कि किसी अन्य देश के बारे में। उदाहरण स्वरूप फ्रांस ऐसे देश है जो धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होने का दावा करता है। वह यूरोपीय मूल्य के लोगों को ही नहीं बल्कि उत्तर अफ्रीका जैसे अन्य इलाकों में से आए नागरिकों को भी अपने में शामिल करता है। और संस्कृति और भाषाई इसकी राष्ट्रीय पहचान की महत्वपूर्ण विशेषता है। और सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जीवन के सार्वजनिक पहलुओं में इस फ्रांसीसी भाषा संस्कृति से आत्मसात हो जाएं। और हाँ, वे अपने निजी जीवन में अपनी गतिविधियों
वे अपने निजी जीवन में अपने व्यक्तिगत आस्था और रिवाजों को बनाए रख सकते हैं और यह एक समुचित नीति लग सकती है। लेकिन यह परिभाषित करना हमेशा आसान नहीं होता है कि क्या सार्वजनिक है और क्या निजी, और इसने कुछ विवादों को जन्म दिया। धार्मिक विश्वास नागरिकों के निजी क्षेत्र का मामला माना है और लेकिन कई बार धार्मिक प्रतीक और रीति रिवाज सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। फ्रांस के सिख छात्रों का स्कूल में पगड़ी पहनने और इस मुस्लिम लड़कियों के स्कूली वर्दी के साथ सिर पर दुपट्टा डालने की मांग के बारे में आपने सुना होगा, पर इसने कुछ स्कूलों ने इस आधार पर अमान्य कर दिया था कि यह सरकारी शिक्षा के सार्वजनिक क्षेत्र में धार्मिक प्रतीकों को लाने का मामला है और जिनके धर्म इस तरह के रिवाजों की मांग नहीं करते और उनको निसंदेह ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। साफ तौर पर राष्ट्रीय संस्कृति में शामिल होना कुछ समूहों के लिए अन्य की अपेक्षा आसान होता है और नागरिकता के लिए आवेदनों को अनुमति देने की कसौटी पर हर देश में भिन्न होते हैं। नागरिकता प्रदान करने में इजराइल या जर्मनी जैसे देशों में धर्म या जातीय मूल्य जैसे तत्वों को वरीयता दी जाती है और एक समय तुर्की के मजदूरों को जर्मनी में आने और काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। उनकी अस्थायी मांग है कि जर्मनी में ही जन्मे और पले बढ़े उनके बच्चों को अपने आप जर्मनी की नागरिकता मिल जानी चाहिए और इस पर आज भी बहस जारी है और ये प्रतिबंधों से संबंधित कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो समावेशी होने का दम भरने वाले लोकतांत्रिक देश में भी लगे हो सकते हैं। भारत स्वयं को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य कहता है। स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक था और विभिन्न धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के लोगों को आपस में जोड़ने के कृत संकल्प प्रयास किए गए हैं और यही सही है कि जब मुस्लिम लीग ने विवाद नहीं सुलझाया जा सका तो तब 1947 में देश का विभाजन हुआ, लेकिन इसने उस राष्ट्र राज्य ने धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को कायम रखने के भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने निश्चय को और मजबूत किया और निर्माण के लिए वे प्रतिबद्ध थे और यह निश्चित संविधान में सम्मिलित किया गया और भारतीय संविधान ने बहुत ही विविधतापूर्ण समाज को समायोजित करने की कोशिश की और इस विविधताओं में से कुछ उल्लेखनीय हैं और इसने अनुसूचित जाति और जनजातियों जैसे विभिन्न समुदायों पर पूर्व में समान अधिकार से वंचित रही महिलाएं, आधुनिक सभ्यता के साथ मामूली संपर्क रखने वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों और कई अन्य समुदायों को पूर्ण और समान नागरिकता देने का प्रयास किया गया और इसने देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न भाषाओं, धर्म और रिवाजों की पहचान बनाए रखने का प्रयास किया और इसने लोगों को अपनी निजी आस्था, भाषा या संस्कृति रिवाजों को छोड़ने के लिए बाध्य किए बिना सभी को समान अधिकार उपलब्ध कराना था। संविधान के जरिए प्रारंभ किया गया कि अद्वितीय प्रयोग था। दिल्ली ने गणतंत्र दिवस परेड विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति और धर्म के लोगों को सम्मिलित करने के राजसत्ता के प्रयास को प्रतिबिंबित करता है और नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के दूसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में से हुआ है और संविधान ने नागरिकता को लोकतांत्रिक और समावेशी धारण को अपनाया है और भारत में जन्म, वंश, परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण या किसी मूल क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। संविधान में नागरिकों के अधिकार और दायित्व दर्ज है और यह प्रावधान भी है कि राज्य को केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है और हालांकि इस तरह के समावेशी प्रावधानों ने भी संघर्ष और विवादों को जन्म दिया है। महिला आंदोलन, दलित आंदोलन या विकास आंदोलन में विस्थापित लोगों का संघर्ष ऐसे लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं। संघर्ष के कुछ नमूने हैं जो मानते हैं कि उनकी नागरिकता को पूर्ण अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। भारत के अनुभव से संकेत मिलते हैं कि किसी देश में लोकतांत्रिक नागरिकता एक परियोजना या लक्ष्य सिद्ध का एक आदर्श है और जैसे जैसे समाज बदल रहे हैं वैसे वैसे नित्य नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं और ये समूह नई मांगें पेश कर रहे हैं और जिन्हें लगता है कि वे हाशिए पर ठेले जा रहे हैं और लोकतांत्रिक समाज में इन मांगों का खुले दिमाग से बातचीत करनी होती है।
फिर देखें सार्वभौमिक नागरिकता क्या है। तो जब हम शरणार्थी या अवैध अप्रवासियों के बात सोचते हैं तो मन में अनेक छवियाँ उभरती हैं, और उनमें एशिया या अफ्रीका के ऐसे लोगों की छवि भी हो सकती है जिन्होंने यूरोप या अमेरिका में चोरी छिपे घुसने के लिए दलाल को पैसे का भुगतान किया था। इसमें जोखिम बहुत है, लेकिन वे प्रयास में तत्पर दिखते हैं। और एक अन्य छवि युद्ध या अकाल में विस्थापित लोगों को हो सकती है, और इस तरह की छवियाँ अक्सर टेलीविजन पर दिखाई पड़ती है। सूडान के डरफन के क्षेत्र के शरणार्थी, फिलिस्तीन, बर्मी या बांग्लादेशी शरणार्थी जैसे कई उदाहरण हैं, और ये सभी ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश या पड़ोसी देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर किए गए हैं। और हम अक्सर मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्णतः सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतया उस देश में रहने और काम करते या जो नागरिकों के लिए आवेदन करते हैं। यूँ अकेले वे अनेक देश वैश्विक और समावेशी नागरिकता का समर्थन करते हैं, और लेकिन नागरिकता देने की शर्तें भी निर्धारित करते हैं, और ये शर्तें आमतौर पर देश के संविधान और कानूनों में लिखित होती है। अवांछनीय अंगुतिकों को नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य सत्ताएं ताकत का प्रयोग करती हैं। हालांकि प्रतिबंध, दीवार और बाड़ लगाने के बावजूद आज भी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर लोगों का देशांतर होता है। युद्ध, उत्पीड़न, अकाल या अन्य कारणों से लोग विस्थापित होते हैं। अगर कोई देश उन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता है तो और वे घर नहीं लौट सकते तो राज्यविहीन या शरणार्थी हो सकते हैं। वे शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए मजबूर हो सकते हैं। अक्सर वे कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते या संपत्ति अर्जित नहीं करा सकते। समस्या इतनी विकराल हो जाती है कि संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थी की जांच करने और मदद करने के लिए भी उपायुक्त नियुक्त किया हुआ है। और नागरिक के रूप में कितने लोगों को अंगीकार किया जा सकता है, इस सवाल पर फैसला करना अनेक देशों के लिए कठिन मानवीय और राजनीतिक समस्या बनी हुई है। और अनेक देशों ने युद्ध या उत्पीड़न में पलायन करने वाले लोगों को अंगीकार करने की नीति है, लेकिन वे भी लोगों की अनियंत्रित भीड़ को स्वीकार करना या सुरक्षा के संदर्भ में देश को जोखिम में डालना नहीं चाहते। और भारत उत्पीड़न नागरिक के रूप में कितने लोगों का अंगीकार किया जा सकता है, और इस सवाल पर फैसला करना अनेक देश के लिए कठिन मानवीय और नागरिकता की समस्या बनी हुई है। और अनेक देशों ने युद्ध या उत्पीड़न के पलायन वाले लोगों को अंगीकार करने की नीति है, लेकिन वे भी लोगों को अनियंत्रित भीड़ को स्वीकार करना या सुरक्षा पर संदर्भ में को जोखिम में डाल नहीं सकते। और भारत उत्पीड़न लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने पर गर्व करता है। और ऐसा भारत ने 1959 में दलाई लामा और उनके अनुयायियों के लिए किया। भारतीय राष्ट्र की सभी सीमाओं से पड़ोसी देशों के लोगों का प्रवेश हुआ, और यह प्रक्रिया जारी है। इसमें ऐसे अनेक लोग वर्षों या पीढ़ियों तक राज्यविहीन व्यक्ति के रूप में पड़े रहते हैं, और शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में। अंततः इनमें से अपेक्षाकृत कुछ को ही नागरिकता प्राप्त होती है। ऐसी समस्या लोकतांत्रिक नागरिकता के उस वादे को चुनौती देती है जो यह कहता है कि समकालीन विश्व में इन सभी लोगों को नागरिक की पहचान और अधिकार उपलब्ध होनी चाहिए। अनेक लोग अपनी पसंद के देश को नागरिकता हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए अपनी पहचान का विकल्प भी होनी चाहिए। राज्यविहीन लोगों का सवाल आज विश्व के लिए गंभीर समस्या बन गया है। राष्ट्रों को सीमाएं अभी भी युद्ध या राजनीतिक विवादों के जरिए पुनर्भाषित की जा सकती है, और ऐसे विवादों से घिरे लोगों के लिए इनके परिणाम घातक होते हैं। वे अपने घर, राजनीतिक पहचान और सुरक्षा गंवाते हैं जो देशांतर के लिए मजबूर किए जाते हैं उनके। और क्या नागरिकता ऐसे लोगों की समस्या का समाधान बन सकती है? अगर नहीं तो उन्हें आज किस तरह की वैकल्पिक पहचान दी जा सकती है? क्या हमें राष्ट्रीय नागरिकता से अधिक सच्ची विश्वजनित पहचान को परखना और विकसित करना चाहिए? कभी कभी इन विश्व नागरिकता की धारणा के लिए सुझाव पेश किए जाते हैं और इससे जुड़ी संभावना
संभावनाओं पर अगले खंड में चर्चा की जाएगी। यह है विश्व नागरिकता। देखें तो निम्नलिखित उक्तियों पर गौर करें। 2004 में दक्षिण एशिया के कई देशों पर कहर बरपाने वाले सुनामी से पीड़ित लोगों के लिए सहानुभूति और सहायता से भावेदगार फूट पड़े और आज अंतर्राष्ट्रीय तंत्र पर ताना बाना आतंकवादियों को जोड़ने में मदद करते हैं। तीसरा है कि विभिन्न देशों में बर्ड फ्लू के प्रसार और इंसानों में विषाणु जनित महामारी के संभावित उभार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सक्रिय हैं। इन उक्तियों में क्या समझा, इन उक्तियों में क्या साझा है और वे इस दुनिया के बारे में क्या बताती हैं। इसमें हम रहते हैं और आज हम आज एक ऐसे विश्व में रहते हैं जो आपस में जुड़ा हुआ है। संचार के इंटरनेट, टेलीविजन और सेल फोन जैसे अन्य नए संसाधनों ने इन तरीकों से भारी बदलाव कर दिया है जिनमें हम अपने विश्व को समझते हैं। पहले विश्व के एक हिस्से को गतिविधियों की खबर अन्य हिस्सों तक पहुंचने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन संचार के नए तरीकों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों को हलचलों को हमारे तत्काल संपर्क के दायरे में ला सकते हैं और हम अपने टेलीविजन के पर्दे पर विनाश और युद्धों को होते देख सकते हैं और इससे विश्व के विभिन्न देशों के लोगों से में साझे सरकार और सहानुभूति विकसित होने में मदद मिलती है। विश्व नागरिकता के समर्थन दलील होते हैं कि चाहे विश्व कुटुंब और वैश्विक समाज अभी विद्यमान नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार लोग आज एक दूसरे से जुड़ा महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि एशिया की सुनामी या अन्य बड़ी देवी आपदाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी हिस्सों में उमड़ा भावोदगार विश्व समाज की उभार का संकेत है। वे मानते हैं कि हमें इस संभावना को मजबूत करना चाहिए और एक विश्व नागरिकता की अवधारणा की दिशा में सक्रिय होना चाहिए। राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा यह मानती है कि हमारी राजसत्ता में हमें यह सुरक्षा और अधिकार दे सकती है जिनकी हमें आज विश्व में गरिमा के साथ जीने के लिए जरूरत है। लेकिन राजसत्ता के समक्ष आज ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका मुकाबला वे अपने बल पर नहीं कर सकते। इस परिस्थिति में राज्य सत्ता द्वारा दिए गए व्यक्तिगत अधिकार लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त है, या क्या ये मानव अधिकार और विश्व नागरिकता की अवधारणा की ओर बढ़ने का समय आ गया है। विश्व नागरिकता की धारणा के आकर्षणों में से एक यह है कि इससे राष्ट्रीय समस्याओं के दोनों ओर की उन समस्याओं का मुकाबला करना आसान हो सकता है जिसमें कई देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्रवाई से जरूर होती है। और उदाहरण के लिए इसमें प्रवासी और राष्ट्रविहीन लोगों की समस्या का सर्वमान्य समाधान पाना आसान हो जाता है और यह काम में कम से कम उनके बुनियादी अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, चाहे वे जिस किसी देश में रहते हो। पिछले खंड में हमने देखा कि एक देश के भीतर और की समान नागरिकता को सामाजिक आर्थिक असमानता या अन्य मौजूद समस्याओं को खतरा हो सकता है। इन समस्याओं का समाधान अंततः सिर्फ संबंधित समाज की सरकार और जनता ही कर सकती है। इसलिए लोगों के लिए आज एक राज्य की पूर्ण और समान सदस्य महत्वपूर्ण है, लेकिन विश्व नागरिकता की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्रीय नागरिकता को इस साझेदारी से जोड़ने की ज़रूरत है कि हम आज अंतर संबंध विश्व में रहते हैं और हमारे लिए यह भी ज़रूरी है कि हम विश्व के विभिन्न हिस्सों के लोगों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने और राष्ट्रीय समस्याओं के पार के लोगों और सरकारों के साथ काम करने के लिए भी तैयार हैं।